हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे डेटा के बारे में, डेटा साइज के बारे में। तो चलते हैं डेटा साइज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। डेटा साइज क्यों ज़रूरी है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि 500 MB की मेरी फाइल है, जैसे कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो 1 GB की फाइल है, तो GB टू MB कन्वर्जेशन मतलब अपर टू हायर और हायर टू लोअर। तो हम लोग पढ़ते हैं 8 बिट्स। पहला जो पढ़ते हैं 8 बिट्स से बनता है 1 बाइट। क्या बनता है? और इसको टू निबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टू निबल। और 1024 बाइट्स मिलाकर बनता है 1 KB यानी किलो बाइट। 1024 KB इक्वल टू 1 MB और 1024 MB इक्वल टू 1 GB। 1024 GB इक्वल टू 1 TB। 1024 TB इक्वल टू 1 PB पेगाबाइट। ठीक है, इस तरह से होता है। केबी यानी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। इसके आगे भी ब्रोमोबाइट तक जाता है। ठीक है, तो इतना आगे नहीं जाएंगे। हालांकि अभी तक हम लोग जो यूज करते हैं टीबी में ही डेटा को यूज कर रहे हैं। चलिए एक केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी हमारे पास पहला ले लेते हैं। वी हैव 40 GB, कन्वर्ट इट टू MB। हमारे पास 40 GB है, उसको MB में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम जान रहे हैं 1 GB बराबर कितना MB होता है? 1024 MB। यहाँ से कन्वर्जेशन हम ले लेते हैं। 1 GB इक्वल टू 1024 MB, देन 40 GB इक्वल टू 40 इंटू 1024 MB। तो 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 0 4 1 जा 4 0 MB। एक जीरो था, हमने एक जीरो लगा दिया, तो 4096 MB इक्वल टू 4 GB। ठीक है, दूसरा केस स्टडी देखते हैं। हमारे पास 465 MB है, 465 MB है। अगर इसको मुझे GB में करना होगा तो हम जानते हैं 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB। लेकिन हमारे पास कितना MB है? 465 MB है। तो 465 MB को 1024 को डिवाइड कर देंगे किससे? 465 से। जो आंसर आएगा ये आपका हो जाएगा GB में। इसी तरीके से एक तीसरा केस स्टडी देखते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं एक 8 MB का सॉन्ग है, जिसको MP3 सॉन्ग कह लेते हैं। 8 MB का सॉन्ग है, इसको कन्वर्ट करना है KB में। किस में कन्वर्ट करना है? KB में। तो हम जानते हैं 1024 KB इक्वल टू होता है 8 MB के, सॉरी 1 MB के, है ना। तो कितना MB है? 8 है। तो 8 इंटू 1024 कन्वर्ट कर दें, 8 चौक 32, 3 8 दिन 16, 16 3 19 और ये 0 और 8, तो कितना आया? 8092 MB इज, सॉरी KB। ये होगा KB की बात करूंगा। 8092 KB इक्वल टू 8 MB। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर कैसे हम अपर टू हायर जाएंगे और लोअर टू हायर आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो पहले हम अब बात कर लेंगे सॉफ्टवेयर्स में। हमने पढ़ा था कितने तरह के सॉफ्टवेयर्स? हमने 2 तरह के सॉफ्टवेयर पढ़े थे, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा है 2 तरह के, पहले तो 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर था। दूसरा हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
और जो थर्ड हमने पढ़ा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को पढ़ा है। तो चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम, उसी पढ़ाई करिए आप, फोन रख के पढ़ाई करिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में किया जाता है। यही अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम अपनी फाइल्स या डेटा बनाने के लिए करते हैं। एंड थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसका प्रयोग हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, इसका प्रयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के सेटिंग्स, फाइल फोल्डर की सिक्योरिटी आदि कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हम लोग एग्जाम्पल इसमें क्या देखते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं क्योंकि ये सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो विंडोज 7 आ जाएगा, विंडोज 10 आ जाएगा, विंडोज 11 आदि जैसे लिनक्स वगैरह सॉफ्टवेयर्स हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, एमएस ऑफिस, टैली, टाइपिंग, पेंट आदि जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वे सारे कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हम लोग बात करते हैं तो डिस्क क्लीनर, डिस्क डिफ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट, एंटीवायरस आदि। तो एंटीवायरस कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इतना करने के बाद अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस होता है जिसकी मदद से
यूजर कंप्यूटर से कार्य करता है। तो अगर हम इसमें देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है जिसकी मदद से यूजर कंप्यूटर के से कार्य करता है। तो इंटरफेस होता है तो किसके किसके बीच में इंटरफेस होता है? ये इंटरफेस होता है यूजर तथा कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस होता है। यानी अगर यूजर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर फुल्ली हार्डवेयर होता है। यहाँ पे समझ लो किसके किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। चलिए तो हार्डवेयर हार्डवेयर किस पे काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या काम करेगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कौन काम करेगा? यूजर। तो हम ये समझते हैं, एक सिनेरियो देखते हैं। कंप्यूटर क्या है हमारा? एक हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर भी कौन काम करता है? यूजर। यूजर डायरेक्ट तो हार्डवेयर से काम करता है ना। तो यूजर हार्डवेयर पे काम कर रहा है। हार्डवेयर कैसे काम करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो यहाँ पे देखो इधर भी यूजर है, इधर भी यूजर। एप्लीकेशन पे काम करेगा यूजर, यानी कोई ना कोई पेंट पे काम करेगा, या हम कह लें एमएस ऑफिस पे काम करेगा, कोई भी एक पार्ट पर जिस पे यूजर कार्य करता है, जिस एप्लीकेशन पे। तो हमने पढ़ा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, टाइपिंग आता है, प्रिंट आता है, एमएस ऑफिस आता है, टैली आता है, अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यूजर उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर हार्डवेयर डिवाइसेस की मदद से कार्य करता है। तो इन हार्डवेयर डिवाइसेस से और एप्लीकेशन के बीच में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट कार्य बन जाता है। एक तीर ऊपर के साइड पे भी हम लोग डालेंगे, वे ऊपर ये नीचे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ गए होंगे। थोड़ा इसका इंग्लिश वर्जन लिख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is an interface between user and computer and vice versa। वाइस वर्सा का मीन है, जैसे यूजर एंड कंप्यूटर बोल रहा हूँ तो कंप्यूटर और यूजर, अभी हमने ग्राफ में देखा है। ग्राफ में हमने देखा है क्या? यूजर का हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूजर। तो यूजर किस पे काम करता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पे। हार्डवेयर पे कौन काम करता है? यूजर कार्य करता है। तो यूजर किस पे कार्य करता है? हार्डवेयर पे काम करता है। हार्डवेयर किस पे करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन कार्य करता है? एप्लीकेशन करता है। एप्लीकेशन पे कौन कार्य करता है? तो यूजर कार्य करता है। तो इसी को कहते हैं वाइस वर्सा, यानी कंप्यूटर टू हार्डवेयर, हार्डवेयर टू सॉरी यूजर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू यूजर। चलिए अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हेडिंग डालते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में हमने दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। पहला होता है एनओएस, दूसरा होता है सीओएस। एनओएस मीन्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सीओएस यानी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो इन दोनों के साथ साथ हम लोग कंपैरिजन भी करते चलते हैं, क्या दोनों में अंतर क्या है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है, यह एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यह एक सेंट्रलाइज्ड
ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एक जगह पर इनको डाल दिया जाए और उसको कई सारे यूजर एक्सेस करें, कई सारे यूजर अलग अलग उस पर कार्य कर सके। डी ड्राइव में है आपका, डी ड्राइव में स्टडी का एक फोल्डर होगा, उसमें है। यह एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं, ठीक है। यह नॉर्मल यूजर वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल यूजर वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी इस पे नॉर्मली एक यूजर कार्य करता है और इसको एक्चुअली क्या है कि एनओएस हैवी है बहुत, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड होगा जिसको हम लोग कहते हैं सर्वर के नाम में, ये सर्वर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें सर्वर देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर मैं लिनक्स की बात करता हूँ तो लिनक्स को एक चीज ध्यान रखना, कई लोग बोलेंगे लिनक्स एनओएस भी है और सीओएस क्यों नहीं है, क्लाइंट के रूप में भी कार्य करते हैं। तो लिनक्स और यूनिक्स के जितने भी सिस्टम हैं वो वर्क करते हैं एज अ क्लाइंट एज अ सर्वर, वो दोनों पे वर्क करते हैं, इसीलिए उनको दोनों की कैटेगरी में हम कह सकते हैं। लिनक्स हो गया, यूनिक्स के हो गए, विंडोज सर्वर हो गया, 2021 ले लो अभी लेटेस्ट के, या 2019 भी लेके चलो। और हम इसके उदाहरण में देखते हैं तो इसके उदाहरण हम पाते हैं विंडोज 7, विंडोज 10, 11, ठीक है। और एक विशेषता और इसकी देखते हैं दोनों की, क्या विशेषता है। अगर प्लस पॉइंट में देखें, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कई सारे यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें यही चीज देखने को नहीं मिलता है। इसमें क्या मिलता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर कार्य करता, एक समय में एक ही यूजर इस पे कार्य करता है और इसमें एक समय में एक से अधिक यूजर कार्य आसानी से कर सकते हैं बड़ी सुगमता के साथ में, इसीलिए एनओएस सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कि सर्वर के रूप में उपलब्ध होते हैं। और सर्वर की विशेषता यह है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो एक चीज और हम देख लेते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम और ऐसे नहीं, एक मिनट बदल के लिखते हैं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम रिक्वायरमेंट होती, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसकी बात करें, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉर्मल
कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है। और हाई और लोअर लोअर का क्या डिफरेंसेस आ रहा है मैं आपको बता दूं। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उस पर कई सारे यूजर कार्य करते हैं, और जब कई सारे यूजर कार्य करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आता है। तो उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना आए तो उसकी क्या करते हैं, उसके लिए हम हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस ये ज़्यादा वोल्टेज को ऑपरेट करते हैं, यानी जब हाई कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम तो ऑपरेट करेंगे। और इन दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो सीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इनके क्रैश होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये लॉन्ग टर्म के तक कार्य नहीं करती हैं, इनमें स्लोनेस आने लगती है। यानी इन ऑपरेटिंग सिस्टम में को क्या करना होता है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। लेकिन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कैशे साइज बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से इसको बार बार रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत, उतनी आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। इंटरफेस, अभी तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ने पढ़ा। दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं क्या। इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इंटरफेस की बात करें तो कितने तरह के इंटरफेस देखने को मिलता है, दो तरह के इंटरफेस। एक तो होता है जीयूआई, एक होता है सीएलआई या फिर सीयूआई। जीयूआई की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सीयूआई या सीएलआई की बात करता हूँ, ये एल है ध्यान से, तो ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस। अगर सीयूआई की बात करूं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है, कैरेक्टर लाइन कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसको कह सकते हैं। ठीक है, कमांड लाइन और जीयूआई में क्या डिफरेंसेस है अगर हम ये चीज देखें। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है, इस इंटरफेस पर यूजर आसानी से कार्य करता है। इस इंटरफेस पर यूजर आसानी से कार्य कर सकता है तथा यह यूजर फ्रेंडली होते हैं। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि यूजर जब किसी भी काम को आसानी से करता है तो वो उसके लिए फ्रेंडली हो जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, इसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे जब यूजर कार्य करता है तो उसके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। जैसे उसको क्लोज करना है तो वहाँ पे क्रॉस का बटन आ जाता है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, तथा किसी भी एप्लीकेशन पे कार्य करना है तो वो आसानी से कर सकता है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ इस पे बात करें तो इसका इंटरफेस जीयूआई की अपेक्षा सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन होती है। इस इंटरफेस पर कार्य करने के लिए यूजर को उस कार्य से संबंधित कमांड का आना अनिवार्य होता
है। अगर हम ये बात करें CLI की, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी अगर कमांड है तो उस पर कार्य करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, ये हो गया GUI और CLI आपका। अब इंटरफेस, दोनों इंटरफेस हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटा आपका हो गया। सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज हमने बता दिए थे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। और अगर हाँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंट। डिस्क डिफ्रैगमेंट का यूज अलग सीन के लिए किया जाता है, वो हार्ड डिस्क के लिए किया जाता है। जो ट्रैक एंड सेक्टर में डेटा स्टोर है उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये वाला चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं और एक सेटिंग, हम लोग अब नया चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसका इंटरफेस होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, जो यूजर के साथ फ्रेंडली हो, जिसपे यूजर आसानी से कार्य कर सकता है। तो इस पे बात करेंगे। और ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम COS भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी हम लोग पढ़ेंगे विंडोज 10 को, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी बेसिक सेटिंग जैसे माउस की सेटिंग है, कीबोर्ड क्या है, कैलेंडर्स क्या होते हैं, टास्क बार क्या होता है, डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन, स्क्रीन सेवर, कंट्रोल पैनल और प्रिंटर को ऐड करना, रिमूव करना, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन आदि ऑप्शंस पे हम लोग इस पे वर्क करेंगे इस वाले पोर्शन में, इस वाले चैप्टर में। तो इस वाले चैप्टर का आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। पिछले चैप्टर के लिए हम चलते हैं, इससे पहले ये चैप्टर शुरू करे हैं, इससे पहले हम लोग चलते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में उसका एक माइंड मैप कवर कर लेते हैं, माइंड मैप बना लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमने जो भी पढ़ा है उसका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उस रिकॉल को बनाने के लिए हम करते हैं, चलो माइंड मैप। माइंड मैप में पहला हम पढ़ लेते हैं, सॉरी, इनपुट डिवाइस। पहला हम पढ़ लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट इनपुट डिवाइस में हमने पढ़ा है जैसे कीबोर्ड पढ़े हैं, माउस पढ़ा है, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर इत्यादि। ठीक है, आउटपुट डिवाइस की अगर मैं बात करें तो यहाँ हम लोगों ने मॉनिटर देखा है, स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर। ठीक है, ये हमने आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस पढ़ लिया है। कंप्यूटर मेमोरी भी पढ़ा है हमने, कंप्यूटर मेमोरी। इसमें हमने दो तरह की मेमोरी पढ़ी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, और अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी में हमने दो तरह की मेमोरी पढ़ी, एक तो पढ़ा रैम, एक तो पढ़ा रोम। रैम में हमने कितने तरह की मेमोरी पढ़ी, रैम को पढ़ा दो भागों में, एस रैम और डी रैम पढ़ा है। रोम को कितने भागों में पढ़ा है, तीन भागों में पढ़ा है। एक तो पढ़ा पी रोम और पढ़ा ईपी रोम, और दूसरा पढ़ा है ईपी
डबल ईपी रोम। ठीक है, और हम बात करें इधर स्टोरेज पढ़ा है। कितने तरह के स्टोरेज? दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ा है। प्राइमरी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्टोरेज में हमने पढ़ा है रोम, और सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो इसमें हार्ड डिस्क पढ़े हैं, फ्लॉपी पढ़े हैं, सीडी, डीवीडी पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरेशन की, जनरेशन की बात करें तो हमने 4 जनरेशन पढ़े हैं, 5th जनरेशन तक। तो फर्स्ट जनरेशन पढ़ा है कब से? 1940 से 56। सेकेंड जनरेशन पढ़ा है 56 से 64। थर्ड पढ़ा है 64 से 71। और फोर्थ पढ़ा है 71 से प्रेजेंट। एंड फिफ्थ अगर हमने पढ़ा है तो प्रेजेंट से फ्यूचर, ये पढ़ा है। इसके साथ ही हमने पढ़ा है जिसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ सीपीयू। इसमें हमने पढ़ा है 3 इनपुट यूनिट, प्रोसेस यूनिट, और हमने पढ़ा है आउटपुट यूनिट। अगर बात करें प्रोसेस यूनिट की तो इसमें हमने 3 यूनिट पढ़े हैं मेजर, जिसको कहते हैं मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इतने यूनिट्स को पढ़े हैं, और इसके बाद भी जो कुछ भी पढ़ा है वो आप लोग ऐड कर लेना। इस चैप्टर का इतना ही था, मतलब इससे भी और भी कुछ चीजें छूटी हैं माइंड मैप में, तो आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी हम लोगों ने इसमें एप्लीकेशन नहीं लिखा है, इंटरफेस नहीं लिखा है, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, और बात करें डिजिटल में तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इसमें नहीं लिखा है, जिसमें 4 तरह के कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है, उसको डाल देना GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमने पिछले ही पढ़ा व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है यूजर और कंप्यूटर के मध्य में। यह कंप्यूटर के सभी रिसोर्सों को मैनेज करता है, जैसे पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस। ये कंप्यूटर के लिए एक रिसोर्स है जिनको कंप्यूटर मैनेज करता है, उसको एक्सेस करता है तथा उस पर कार्य करने की जो भी चीजें करनी है, जैसे प्रिंटर लगा रहे हो, स्पीकर लगा रहे हो, तो उसको रिकॉग्नाइज करना, उस पर इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, आउटपुट निकालना, आउटपुट के लिए प्रॉपर वर्क करना, ये सब सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ तक आप लोग का हो जाएगा। कल के लिए होमवर्क है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप कल ग्रुप में देख लीजिएगा, और आगे क्लास में हम लोग थोड़ा इसको पढ़ने के बाद थोड़ा इस स्पीड अप करेंगे, कुछ सिस्टम की सेटिंग्स इसमें आएंगे, उस सिस्टम की सेटिंग्स की प्रैक्टिकल के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, टिल देन बाय, थैंक यू।